and I'm the suit, so call me Venom. तो गुरु लोग, वेनम लेट देयर बी कार्नेज का ट्रेलर आ चुका है एंड आई एम सो एक्साइटेड क्योंकि पिछली पिक्चर की रेटिंग इतनी बुरे होने के बावजूद भी वो कितनी ज्यादा एंटरटेनिंग थी। और इस बार तो अपने एंडी सर्किस साहब इसे डायरेक्ट कर रहे हैं। ये बंदा कसम से बहुत ही टैलेंटेड है और मैं इसे पर्सनली मोशन कैप्चर का किंग मानता हूँ क्योंकि इसने लॉर्ड ऑफ द रिंग्स में मोशन कैप्चर दिया, किंग कॉन्ग में दिया, प्लैनेट ऑफ द एप्स में दिया, मोगली में दिया और यहाँ तक कि हल्क को भी अपना मोशन कैप्चर दिया। तो भाई इस बार तो ये अपने वेनम को डायरेक्ट कर रहे हैं, तो इस बार तो हमें इतने सालों की ऑथेंटिसिटी सैवेजेस वाली तो नजर आने ही वाली है। तो भाई बिना इधर उधर की बातें की हम सीधे इस ट्रेलर को ब्रेक डाउन करने आ जाते हैं कि इस 2 मिनट 30 सेकंड का ट्रेलर की कहानी हमसे क्या कहना चाहती है एज अ सब्सटेंस सोलफुल तौर से। और आगे जाने से पहले हेलो एवरीवन, मैं हूं पीजे और आप देख रहे हैं पीजे एक्सप्लेन। तो ट्रेलर के शुरू होते ही हमें सबसे पहले एक रोमांटिक सा गाना सुनने को मिलता है, लेट्स कॉल द होल थिंग ऑफ 1960s का। और अगर इस गाने का अगर हम ऊपर से मतलब समझे तो पता चलता है कि इस गाने में एक लड़का और एक लड़की अपने ब्रिटिश और अमेरिकन एक्सेंट्स के डिफरेंसेस गिनाने के बावजूद भी एक दूसरे के साथ रहने की बातें कर रहे हैं। और हाँ, इस गाने के पीछे का कॉन्ट्रास्ट हमें कुछ ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है क्योंकि सीधी सी बात है कि यहाँ पे वो डोमिनेटिंग मेल लड़का वो वेनम है और वो सबमिसिव लड़की अपनी एडी ब्रॉक। अब हाँ देखो, गाने में ज्यादा डीप ना जाते हुए हम इसे विजुअली तौर से परखें तो यहाँ पे हमें नजर आता है कि एडी अभी भी अपने पुराने अपार्टमेंट में है जहाँ वो वेनम के साथ एडजस्ट करना सीख रहा है, कैसे अपनी लाइफ गुजारे किसी कपल की तरह। तो उन्होंने किसी कपल की तरह एक दूसरे के लिए कुछ रूल्स बनाए हैं और एडी ने मेंशन किया है कि लोगों को नहीं खाना है, तो इसीलिए हमें इस बार अपार्टमेंट में मुर्गियां देखने को मिलती हैं। और कसम से मैं बोल रहा हूँ भाई, वेनम तुमको बहुत ही सस्ते में चूतिया बना दिया, बड़ा मांगो। अब खैर एडी वेनम के साथ रहते समय 1 या 1.5 साल हो चुका है। वेनम भी सिनेमा के पॉप कल्चर और गानों के बारे में समझ रहा है, अलग अलग चीजों के बारे में समझ रहा है, खाने के बारे में समझ रहा है, यानी कि स्वाद। मगर एक चीज, उसे किसी चीज का लिहाज नहीं है। किसी बच्चे की तरह एनर्जी भरी पड़ी हुई है लेकिन फिर भी सारी चीजें अनऑर्गेनाइज्ड हैं, एंथुसियास्टिक है मगर कोई सिस्टम नहीं है। और फिर अगर इस ट्रेलर को हम थोड़े ही आगे चल के देखें तो हमें वही अपनी पुरानी किराना वाली आंटी देखने को मिलती हैं जो कि है मिसेस चेन, जहां से वेनम अपनी चॉकलेट लिया करता था। और ठीक इसी सीन में हमें एक बहुत ही स्वीट सा ईस्टर एग देखने को मिलता है जहां वेनम अपने टेंटिकल से स्टैनली की मैगजीन्स ठीक कर रहा होता है। स्वीट है। और इसके बाद अपना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सीन आता है क्लीटस कैसिडी का, जो कि है अपना कार्नेज। और हमें पता ही है कि क्लीटस सिर्फ एडी से ही बात करने में इंटरेस्टेड है क्योंकि वो समझता है कि वो दोनों एक जैसे हैं, जैसे कि उनके बीच में कोई रिलेशनशिप हो, जैसे कि लव लाइफ, अकेलापन, दोस्ती, प्यार, चाइल्डहुड ट्रॉमास को लेकर, और डेस्टिनी भी एकदम ऑलमोस्ट एक जैसी है। और अगर आप इस सीन के पीछे के बैकग्राउंड म्यूजिक को ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये गाना है 1968 का हैरी नील्सन का 1। और अगर आप इस गाने के पीछे की मीनिंग को समझेंगे तो ये गाना डिप्रेशन और लोनलीनेस के ऊपर है, जैसे कि एक शख्स हमेशा अकेले ही होता है और 2 शख्स भी कभी कभार अकेले हो जाते हैं। और जब 2 शख्स अलग हो जाते हैं और जब वो अकेले पड़ जाते हैं तो भाई अकेला शख्स तो हमेशा ही लोनली होता है, अकेला होता है। मगर फिर भी यार, मैं गाने कब से एक्सप्लेन करने लगा। अब खैर इससे ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा। तो मैं कहना चाहता हूँ कि क्लीटस और एडी के बीच में अपने रिलेशनशिप को लेकर कुछ बात विवाद होगी कि कैसे वो दोनों एक जैसे हैं। और इस बार इस कहानी में भी वेनम और एडी एक दूसरे से अलग होंगे और कुछ इस अलगपन से सीखेंगे कि कैसे वो इस दुनिया में कितने अकेले हैं। और हैरान करने वाली बात यह है कि हैरी नील्सन ने, जिन्होंने ये गाना लिखा है 1, उनकी मौत वैलेंटाइंस डे के दिन हुई थी। कसम से यार, इससे बड़ा दुख और कुछ नहीं हो सकता। मगर फिर भी इन्हीं सारे सीन्स के बाद हमें एक बहुत ही सरप्राइजिंग सा सीन देखने को मिलता है जहां डेली ब्यूगल एडी के लैपटॉप और डिटेक्टिव मुलिगन के न्यूज़पेपर में भी देखने को मिलता है। अब भाई अगर कहानी में डेली ब्यूगल है तो भाई जे जोना जेमसन भी होंगे, ऑब्वियस सी बात है, मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि उन्हें स्पाइडरमैन को समोसे चोरी करते हुए भी तो पकड़ना है। उसे समोसे चोरी करते पकड़ो, जब वो समोसा चटनी में डुबोने लगे उसकी फोटो खींच लो। और मूवी के डायरेक्टर ने ये बात भी मेंशन की है कि अभी इस स्टेज तक मूवी के कैरेक्टर्स को बाकी किसी एग्जिस्टिंग कैरेक्टर्स के बारे में जानकारी नहीं है, जैसे कि स्पाइडरमैन, वेनम, मॉर्बियस या फिर वल्चर वगैरह वगैरह जैसे कैरेक्टर। क्योंकि पिक्चर अभी वेनम के बारे में है ना, तो अभी उसी पे फोकस करते हैं। और कहानी में डिटेक्टिव मुलिगन वही है जो क्लीटस के मर्डर विक्टिम्स के बारे में तहकीकात कर रहे हैं एडी के साथ कोऑपरेट करके। और आपको मैं एक फन फैक्ट और बताता हूँ कि पुलिस बनने के बाद टॉक्सिक सिम्बायोट का सबसे पहला होस्ट कौन था? मुलिगन साहब ही थे। अब ठीक, अगर हम इसके आगे बढ़े तो हमें नजर आता है कि एडी अब अपनी लव लाइफ सुधारने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि भाई इतने महंगे रेस्टोरेंट में तो मैं किसी लड़की के साथ ही जाऊंगा, अकेले जाने का कोई मतलब नहीं बनता। मगर इसके बाद भी हमें इंटरेस्टिंग सा सीन तब देखने को मिलता है जब हमें रेवेनक्रॉफ्ट इंस्टीट्यूशन नजर आता है, क्योंकि ये सीक्रेट इंस्टीट्यूशन क्रिमिनली इंसेन और बहुत ही बीमार लोगों के लिए है, जो कि मार्वल यूनिवर्स के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सुपर विलन्स का कैद खाना है, जो कि सिंपल भाषा में समझो तो सिनिस्टर 6, जो कि आगे चल के ऑब्वियस सी बात है कि स्पाइडरमैन की कहानियों के साथ
कनेक्टेड होगा। मुझे तो यही सोच के हंसी आ रही है कि स्पाइडी उधर अपने जवानी के मजे ले रहा है और इधर सोनी उसकी सामूहिक गाड़ मारने की तैयारी कर रहा है। फिर भी रेवेनक्रॉफ्ट के अंदर हमें फ्रांसिस बैरिसन देखने को मिलती है, AKA श्रीक। और इस कैरेक्टर के साथ स्पेशल सी बात क्या है कि ये क्रिमिनली इंसेन म्यूटेंट है और उसी के साथ क्लीटस की लव इंटरेस्ट नहीं, बचपन का शिद्दत वाला प्यार। तो इसीलिए इस सीन में से ग्लास बॉक्स में रखा हुआ है ताकि अपनी पावर्स को साउंड मैनिपुलेट करने के लिए यूज ना कर सके। और इसीलिए बैकग्राउंड में सारे इंटर्न्स पीछे हेडफोन लगा के खड़े हुए हैं, मगर टेंशन मत लो, सबसे पहले तुम ही सब मरोगे। तो भाई अपने कार्नेज का जेल तोड़ के भागने का मोटिवेशन मिल गया, लड़की का चक्कर। क्योंकि श्रीक का दिमाग भी बहुत कुछ ठीक नहीं है, उसका भी चाइल्डहुड बहुत ही तकलीफों और ट्रॉमा से गुजरा हुआ है। और अगर इस पूरी दुनिया में उसे कोई अच्छे से समझ सकता है तो वो है क्लीटस, जो उसे बचपन से जानता है। और भाई बोल देता हूं, अगर ये मरी तो कार्नेज रुकने वाला नहीं है। क्योंकि इन्हीं सारी सीन्स के दौरान हमें बैकग्राउंड में एक नरेशन सुनने को मिलता है और वो कहता है कि हाउ डू यू लीव देम वेटिंग इन द डार्कनेस व्हेन द रेस्क्यूअर्स नेवर कम्स, व्हिच मींस कि उनकी परेशानी में उन्हें किसी की जरूरत थी मगर वो बचाने वाला मसीहा कभी आया ही नहीं। और फिर उसके बाद उन्होंने टेबल पे स्पाइडर को मार दिया। और कसम से एंडी भाई आपको कहने की कुछ जरूरत नहीं है, कोई डायलॉग बोलने की जरूरत नहीं है, मैं समझ गया, अपन लोग समझ गए कि आप लोग कहना क्या चाहते हैं। और ठीक यहाँ से हमें क्लीटस के बारे में अच्छे से जानने को मिलता है कि वो कैसे पिछली बार से ज्यादा बदल चुका है। और यहाँ पे वो सिर्फ एडी से ही मिलता है, उसी को वेलकम करता है क्योंकि वो अपने आप को उससे एक समझता है। क्योंकि हर बार जब भी वो उससे मिलता है तो वो एक नया शख्स बन के आता है, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली ड्यू टू द इफेक्ट्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। और मुझे ये स्पेशली एग्जीक्यूशन वाला सीन ही नजर आता है क्योंकि चेंबर के बाहर बैठे हुए कुछ परिवार के लोग रोते हुए भी नजर आ रहे हैं। और ठीक इसी सीन का रिसेम्बलेंस मैं ग्रीन माइल मूवी से भी लेता हूं, क्योंकि उस सीन को समझने के लिए, क्योंकि उस सीन में भी ऐसा ही होता है। क्योंकि दोषी को जब एग्जीक्यूट करके सजा दी जा रही होती है तो उसके परिवार वाले, आस पड़ोस के लोग, प्रोफेशनल्स और जर्नलिस्ट बैठे होते हैं साक्षी के लिए, ताकि उनकी आत्मा को शांति मिल सके इस पापी को मरते हुए देख के कि इस पापी को उसके कर्मों की सजा मिल गई। खैर फिर भी वो कहानी कुछ और थी, मगर आपको समझ में आ गया ना कि ये कहना क्या चाहती है। मगर यार 21वीं सदी में भी ऐसा होता है। लेकिन अब इस एग्जीक्यूशन वाले सीन के बाद हमें नजर आता है कि क्लीटस अब वो क्लीटस नहीं रहा जिसे हम क्लीटस को जानते थे, अब वो कुछ और ही बन चुका है। और यहीं से पिक्चर के टाइटल का नाम समझ में आता है, लेट देयर बी कार्नेज। क्योंकि क्लीटस अब दुनिया छोड़ चुका है और जो कुछ भी बचा हुआ है उसके अंदर वो है कार्नेज, और वो कार्नेज केओस की तलाश में है। तौबा यार, इतनी डार्कनेस, आई लाइक दैट। और इसके बाद की सीन में हमें थोड़े से ग्लिम्स भर में ही देखने को मिलता है कि दो जन रेवेनक्रॉफ्ट इंस्टीट्यूशन को पूरा जला चुके हैं। और थोड़े ब्लरीनेस में ही हमें समझ में आ रहा है कि एक लड़का और एक लड़की हैं। मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि क्लीटस और उसकी गर्लफ्रेंड ही हो। फिर थोड़ी आगे ही सीन में थोड़े से एक्शन टेंशन के बाद हमें देखने को मिलता है कि अपने सुपर विलन्स अपने सुपर पावर्स को दिखा रहे हैं कि वो क्या क्या कर सकते हैं। उनकी पावर्स और कैपेबिलिटीज बियॉन्ड इमेजिनेशन तक एक्सटेंड होती हैं। क्योंकि भाई कार्नेज की स्पेशलिटी यही है कि वो अपने आप को मॉलिक्यूलर लेवल पे चेंज और एक्सटेंड कर सकता है, यानी कि वो धुंध में भी बदल सकता है, अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकता है अलग अलग फॉर्म्स में, और अपने आप को एक साथ मल्टीपल वेज में साइमल्टेनियसली वेपनाइज कर सकता है, वो भी बड़े नहीं, एपिक और ग्रैंड लेवल पे। और फिर हमें हैरी नील्सन का वन गाना ट्रेलर के टाइटल पे सुनने को मिलता है और मैं होप करता हूं कि इस गाने का कुछ सिग्निफिकेंस होगा मूवी में। और फिर हमें इसके आगे ही चलते, जब ट्रेलर ऑलमोस्ट एंड होने वाला होता है तब हमें एक कॉमेडिक सीन देखने को मिलता है अपनी पुरानी वाली किराना वाली आंटी के साथ, वेनम और एडी के साथ, जहां उनके पास वेनम की फेवरेट M&M चॉकलेट खत्म हो चुकी होती है। और इस सीन को दिखाने से कहानी दो मतलब निकाल के दिखाती है, जहां इसका पहला मतलब होता है एमिनम, मतलब कि अपनी इसकी पिछली पिक्चर में एमिनम ने वेनम गाना गाया था जो कि 500 मिलियन प्लस प्लेस के साथ ऑल टाइम हिट रहा, ऑल थैंक्स टू एमिनम। और दूसरी चीज सीन की कहानी में हमें ये दिखाने को मिलता है कि कैसे कहानी में इतनी ज्यादा डार्कनेस होने के बावजूद भी वो इतनी ह्यूमरस है। कहानी में इतनी ज्यादा डार्कनेस, ब्लड स्प्लैशेस और हॉरर होने के बावजूद भी वो कितनी ज्यादा नॉर्मलाइज करके चीजों को हमें दिखाई गई हैं। और इसके बाद हमें इन दी लास्ट हमें अपने कार्नेज का आइकॉनिक गॉड लाइक बीइंग देखने को मिलता है कि वो किसी गॉड लाइक बीइंग की तरह रिप्रेजेंट किया गया है लियोनार्डो डा विंची आर्ट फॉर्म में। तो गुरु लोग, ये था वेनम 2 के ट्रेलर का दी इनफेमस ब्रेक डाउन द ग्रेट पीजे के द्वारा। और हाँ, अगर आपने इस ट्रेलर में कुछ और भी ज्यादा ईस्टर एग्स, कहानी को कुछ मतलब या फिर मेटाफॉर्स देख लिए जो मैंने मिस कर दिए हो तो कमेंट्स उसके बारे में मुझे जरूर बताना, मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। और हो सकता है कि मैं उसे अपनी अगली वीडियो में मेंशन भी कर दूं, तो कमेंट करना उसके बारे में। इसके अलावा अगर आपको स्टेडियम देख कुछ भी अच्छा लगा, खुशी या मजा है तो लाइक मार दो इस वीडियो को। इस चैनल पे कहीं से भी नए आगे हो तो सब्सक्राइब तो मार देना इस चैनल को। और अगर आपको ये वीडियो ज्यादा ही पसंद आ गई तो अपने दोस्तों शेयर कर देना। मेरे इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन।